बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद। श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मखदूद मोइनुद्दीनवी का एक शेर है, हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो पुलिस से संबंधित घोषणाएं इस सदन में की है, उस पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन प्रतिपक्ष के उपनेता ने आंकड़ों की बाजीगरी से सदन में जो बिंदु प्रतिपादित करने की कोशिश की है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कन्विक्शन का सिर्फ एक फिगर मैं आपके सामने कोट करके ये बताना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की पुलिस किस मुकाम पर खड़ी है। माननीय सभापति महोदय, भारत की जो कन्विक्शन रेट है बॉडी ऑफेंसेस, इसमें कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 38.90% और राजस्थान का परसेंटेज है 56.80। मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 44.10 और राजस्थान का औसत है 59.70%। अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 24.80 और राजस्थान का माननीय सभापति महोदय औसत है 55.80। रेप में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 39.30 और राजस्थान का औसत है 45.40। 354 आईपीसी में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 27.90 और राजस्थान का एवरेज है 56%। 498 एआईपीसी में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 18.10% और राजस्थान का एवरेज है 40.90%। टोटल विमेन एट्रोसिटी में राष्ट्रीय औसत है 29.80% और राजस्थान का औसत है कन्विक्शन का 47.50%। टोटल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन नेशनल एवरेज है 45.10% और राजस्थान का एवरेज है 58.40%। टोटल क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय औसत है 42.40% और कन्विक्शन का राजस्थान का औसत है 48.70%। टोटल क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रीय औसत है 28.50% और राजस्थान का औसत है 43.20%। मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई आंकड़ों पर चर्चा करने की बहुत गुंजाइश नहीं बचती। ये सही है कि 2020 की तुलना में 2021 में अपराधों के प्रकरण दर्ज करने में बढ़ोतरी हुई है और वो इसलिए कि हमने राजस्थान की हर उस लड़की, हर उस महिला के भीतर यह आत्मविश्वास पैदा किया है कि उसके साथ जो गलत घटना हुई है वो पुलिस की चौखट पर जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, उसको न्याय मिलेगा। और इतना ही नहीं, पहले माननीय सभापति महोदय परिवार के लोग संकोच किया करते थे कि हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी घटित हुई है, हम अगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे, सामाजिक संदेश क्या जाएगा, बिरादरी क्या जाएगी। लेकिन राजस्थान के नागरिकों के मन में ये भरोसा इस सरकार ने पैदा किया है कि गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए, किसी भी तरह के इस तरह की आशंकाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। और आज वही कारण है कि बड़ी तादाद में इस तरह की घटनाएं होने पर हमारी बहनें, हमारे लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए माननीय सभापति महोदय आगे आते हैं। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा राजस्थान के नागरिकों की तरफ से कि आज राजस्थान का नागरिक सबसे ज्यादा किस तरह के अपराध से पीड़ित है। माननीय सभापति महोदय, ऑनलाइन चीटिंग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड। अगर पुलिस के पास भी अगर कोई फरियादी जाता है तो पुलिस भी इस बात की प्रयास करती है कि वो मुकदमा दर्ज उसको करना नहीं पड़े। क्यों? इसलिए कि उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है,
कि वो इन अपराधों का पीछा कर सके। और इस बात की महती आवश्यकता थी कि राजस्थान की सरकार इस दिशा में कदम उठाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायल 100 एंड डायल 112 500 पुलिस मोबाइल इस बजट के अंदर प्रदान करने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, अब कमांड के जो 10,000 कैमरों की संख्या है उसको बढ़ा करके 30,000 करने की घोषणा की है। और जितने भी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, सबके लिए अशोक गहलोत साहब ने यह बाध्य कर दिया है कि आपको अपने बाहर और जगह कैमरे लगाने पड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, हर जिले के अंदर साइबर थाना खोलने की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि पुलिस को आप वेल इक्विप करिए, संसाधन उपलब्ध कराइए। और साइबर क्राइम के लिहाज से भी अभी क्या है, आप एक प्रशिक्षण के आधार पर पूरी जांच करवा रहे हैं। एक कांस्टेबल को प्रशिक्षित कर दिया आपने और उसके जरिए आप उसके अन्वेषण की कोशिश करते हैं। और बहुत खूब हो तो पूरे जिले के अंदर कोई एक आध सब इंस्पेक्टर ऐसा मिलेगा आपके पास में जिसको इसकी जानकारी होगी और उसके जरिए आप उनका अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं। समय बदल गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने जो पहल की है उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके आगे हमें और इसमें उपाय करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स और ट्रेनिंग, इंटरसेप्ट प्रोटोकॉल, ईमेल जनरेट कहां से होती है हमारे पुलिस के बंदे नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हर जिले के अंदर एक्सपर्ट प्रोवाइड करें जिससे आने वाले वक्त में हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें। माननीय सभापति महोदय, हमारे जवान पुलिस के बहुत विषम परिस्थिति में काम करते हैं। 24 घंटे की नौकरी है, जब मर्जी आए जब बुला लो, दिन भर धूप में खड़े रहते हैं। लेकिन और अब 10वीं पास आपने कर रखा था, 10वीं पास आदमी कांस्टेबल बन सकता है। आज बड़ी संख्या में ग्रेजुएट लोग आ रहे हैं, कांस्टेबल बन तो जाते हैं, लेकिन उनमें एक फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है कि उनके भविष्य किस दिशा में आगे जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग कांस्टेबल बने हैं, उनको इस पुलिस महकमे के अंदर ही एक भविष्य की सुरक्षा हम प्रदान करें। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा, आप उड़ीसा का उदाहरण लीजिए। वहां सब इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट नहीं रखी, पुलिस का जवान ही सीधा सब इंस्पेक्टर लेवल तक जाता है और बाद में आगे प्रमोट होता चला जाता है। तो वो एक सही ओहदे तक पुलिस का जवान पहुंच पाता है। आप केरल का उदाहरण लीजिए, केरल में डीवाईएसपी का कोई प्रोविजन नहीं है, प्रमोट होते हुए लोग एसपी तक जाते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इस पर आप बहुत गंभीरता से सोचें और एक पुलिस के कांस्टेबल को पुलिस महकमे के अंदर उज्जवल भविष्य दिखे, जिससे वो मन लगा करके लोगों की सेवा करे। ये एक अत्यंत जरूरी कदम माननीय सभापति होगा। अभी माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उपनेता ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। भ्रष्टाचार आज का नहीं है और भ्रष्टाचार आपके और मेरे करने से खत्म भी नहीं होगा। पुलिस में लोग कहां से आते हैं? क्या आसमान से आते हैं? जो समाज की मान्यताएं होगी, जो समाज की सोच होगी, उसका प्रभाव समाज के हर नागरिक पर पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, चाहे वो पुलिस का ओहदेदार हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी का भी। तो मॉरलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीजें शाश्वत होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, पुलिस के लोगों का तो करो ही, हर नागरिक का 3 महीने के अंदर मॉरलिटी का और कैरेक्टर बिल्डिंग का एक प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर ये ऐसी चीजें आप देखते हैं, एक बार आपको अच्छा लगता है, आप पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब आप वापस सिस्टम में आते हैं तो सब भूल जाते हैं, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए लगातार इस बात का तत्व हर
ओहदेदार को मिलना चाहिए कि वो नैतिकता क्या है, चरित्र क्या है, जिससे वो उस दुष्प्रभाव में नहीं आए। और अपने चरित्र को बनाए रखते हुए आप आर्म फोर्सेस से देखिए, क्या उनकी परिस्थितियां विषम नहीं? हमसे ज्यादा, पुलिस से ज्यादा और किसी भी से भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं, लेकिन उनकी चैन देखिए, उनका डिसिप्लिन देखिए। कभी हमको ये सुनने में आता है कि वो भ्रष्टाचार इस रूप में वहां फैल गया। आज हमारे यहां कुछ भी हो जाए कोई असर नहीं होता। और ये चीजें तब ठीक होगी जब आप सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, जिले में जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, गुलाब चंद जी कटारिया गृह मंत्री थे, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि जो ओवरलोडेड बस और व्हीकल निकलेगी, जिस थाने के अंदर कोई ऐसा पता चलेगा, संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो गृह मंत्री से विदा भी हो गए, नई सरकार भी आ गई। आज तक किसी एसएचओ के खिलाफ आपने कार्रवाई की कि साहब ये ओवरलोडेड व्हीकल लेके जा रहा है, ओवरलोडेड बस लेकर के जा रहा है? जब बस खड्डे में गिरती है, जब कोई व्हीकल खड्डे में गिरता है, दर्जनों मौत होती है, तब हम सारे लोग उसमें लग जाते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करते कि इसको रोका कैसे जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पुलिस की कार्य प्रणाली को सुधार ठीक करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है और सहूलियत देने की जरूरत है। आज मुखबिर योजना, क्या आप पैसा उपलब्ध कराते हैं? मुखबिर योजना मात्र 40,000 रुपए उपलब्ध कराते हैं, 40,000 रुपए। अब आप बताइए 40,000 रुपए में आप क्या मुखबिरी करवा लेंगे? तो पिछली बार मैंने इसी सदन में कहा था कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आप रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराइए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया उनको उपलब्ध करवाया। अब थाना अधिकारी को क्या फंड उपलब्ध कराते हैं? तेलंगाना के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र का थाना है, उसको 75,000 रुपए थाने के संचालन के लिए दिया जाता है। शहरी क्षेत्र के अंदर 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। आप बताइए आप क्या उपलब्ध कराते हैं? और माननीय सभापति महोदय, मैं आप तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा फिर से सामने आया है और इस जगह पर कई बार हादसे हो चुके हैं। खबर जयपुर के बस्ती से, जहां तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद आगरा रोड पर लंबा जाम लग गया। इस हादसे में ड्राइवर को चोट लगी है, वहीं ट्रैक्टर सवार दूसरे शख्स ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे की जानकारी मिलने पर बस्ती थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को हाईवे से हटवा कर यातायात शुरू कराया गया। आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर 4 घंटे तक जाम लगा रहा। आप इतने लेट कैसे? और अगली खबर भी जयपुर के बस्ती से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाश चोरी की नीयत से एक दुकान में घुसे। जब दुकान के कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो उन्होंने 3 कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की। शोर सुनने के बाद ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
आपको बता दें कि बदमाशों की पिटाई की वजह से दुकान के तीनों कर्मचारी 21-22 का जो प्रोविजन था 66 करोड़ रुपए का, और आपने माननीय सभापति महोदय सरकार ने अब तक खर्चा कितना किया? 8 करोड़ रुपए। आवासीय भवन पुलिस के प्रोविजन कितना था? 116 करोड़ का, और आपने खर्चा कितना किया? 50 करोड़। आधुनिकीकरण योजना में पिछले साल प्रावधान आपने 21-22 में किया 5 करोड़ का, खर्चा कुछ नहीं किया। मरम्मत में आपने प्रावधान किया 20 करोड़ का, खर्चा किया 9 करोड़। आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए आपने 25 करोड़ का प्रोविजन किया, खर्चा किया 2 करोड़ 27 लाख। तो आप इस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं? नीचे अगर लोगों का आप उपलब्ध नहीं कराएंगे समुचित सुविधाएं, तो उनको काम करने में कठिनाई होगी। माननीय सभापति महोदय, अपराध रोकने में सबसे बड़ा दायित्व चुनी हुई सरकार का है, जनप्रतिनिधि का है और पॉलिटिकल पार्टी का है। लेकिन मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो सूचना उपलब्ध कराई है, हिंदुस्तान के 363 एमपी और एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के 4 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, राज्यों के 35 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे, और इनके मुकदमों की जांच, इनके मुकदमे की पेंडेंसी 7-7 साल और 6-6 साल है। चुनाव होते हैं जब देश की जनता को हम कहते हैं कि हम स्पेशल कोर्ट खोलेंगे और इन एमपी एमएलए के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं इनका डे टू डे बेसिस पर सुनवाई करके निस्तारण करेंगे, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के मंत्री एल मुरुगन 21 मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ, निश्चित प्रामाणिक 13 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है, और इसी तरह से एमपी जॉन बराला 5 मुकदमे, शांतनु ठाकुर 8 मुकदमे, पंकज चौधरी 5 मुकदमे। अब आप बताइए इनके जरिए कौन सी व्यवस्था ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहती है कि कानून व्यवस्था बेहतर रहे, सुशासन रहे, तो ऐसे आपराधिक चरित्र वाले लोगों को पार्टी प्रत्याशी बनाने से बचना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था की है, उसके कारण से पूरे राजस्थान के अंदर लोगों के अंदर एक भरोसा बढ़ा है। अब 2021 के अंदर जो मुकदमे हुए हैं, बलात्कार के 6337, लेकिन 2377 मामले में माननीय सभापति महोदय एफआर हुई। अपहरण के 7717, 4625 में एफआर हुई। नकबजनी के 6821, 4468 में एफआर हुई। चोरी के 34873, 27123 में एफआर हुई। कुल 2,14,552 मुकदमों में से 93,914 मुकदमों में माननीय सभापति महोदय एफआर, और चालानी का जो प्रतिशत है वो भी इस साल ये डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी जैसे गंभीर अपराध है उसमें माननीय सभापति महोदय 74.5% रहा है, और पिछले 3 साल में बरामदगी का प्रतिशत है डकैती में बढ़ा है, लूट में बढ़ा है, नकबजनी में बढ़ा है। तो इस तरीके से ये कहना और सिर्फ आंकड़ों के आधार पर चुनकर चुनिंदा आंकड़े प्रस्तुत करके ये प्रकट करने की कोशिश करना कि राजस्थान पुलिस ने कुछ नहीं किया, पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और प्रतिपक्ष के नेता जब बोले जब बता दें, दुष्कर्म के मामलों में जो अनुसंधान का औसत दिवस 2017 में माननीय सभापति महोदय 454 दिन था। यह राजस्थान पुलिस का प्रयास है कि वो घट करके 2019 में 137 दिवस हो गया, 2020 में 116 दिन हो गया, और 2021 में मात्र 86 दिन रह गया माननीय सभापति महोदय। और इसके लिए राजस्थान की पुलिस साधुवाद की पात्र है, राजस्थान के मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र है। पहले माननीय सभापति महोदय, अभी
प्रतिपक्ष के उपनेता कह रहे थे कि इतने फीसदी मुकदमे कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुए, तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस थानों के अंदर मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, बार बार लोगों को 156(3) का सहारा लेना पड़ता था, और इनके राज में 2017 में 33.4% मुकदमे माननीय सभापति महोदय कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुए, और अशोक गहलोत के प्रयासों से वो आंकड़ा घट करके 2021 में मात्र 16% पे आ गया। माननीय सभापति महोदय, क्या ये उपलब्धि नहीं है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बलात्कार के मामलों में 510 प्रकरणों में सजा हुई, 5 में मृत्युदंड हुआ, 35 में आजीवन कारावास हुआ, और कैसे भयानक भयानक मुकदमे राजस्थान की पुलिस ने सॉल्व किए। मैं निवेदन करूंगा, ये नागौर जिले का पादुकोला का मुकदमा माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल ब्लाइंड रेप का मुकदमा नाबालिग बच्ची से, और पुलिस ने किस आधार पर सॉल्व किया? मृतका की मुट्ठी में आरोपी के बाल, खून से लथपथ हाथ, आरोपी के पैरों से मिले सैंडल, और घटना स्थल पर मिले फुट मोल्ड का मिलान, और लास्ट सीन एविडेंस, और डीएनए रिपोर्ट में ह्यूमन सीमन की मौजूदगी, ऐसे परिस्थिति जन्यों से उस नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मुकदमे का पर्दाफाश पुलिस ने किया, और माननीय सभापति महोदय मात्र 26 दिन के अंदर उस मुकदमे का चालान पेश कर दिया, और उस मुलजिम दिनेश को फांसी की सजा दिलाई। माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से एक और मामले का निवेदन करूंगा। अजमेर जिले का मामला, पॉक्सो एक्ट का, लड़की बकरियां चलाने चली गई, कुछ पता नहीं चला, किसी अज्ञात व्यक्ति ने बलात्कार किया, कोई पुलिस के पास रास्ता नहीं था सिवाय अंधेरे में हाथ पैर मारने की, लेकिन मृतका के वेजाइनल स्वाब में आरोपी के डीएनए का मिलान करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, और माननीय सभापति महोदय सिर्फ 4 महीने के अंदर उस नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा। तो इस तरीके से राजस्थान पुलिस ने बेहतरीन काम करने की कोशिश की। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, एक बहुत ही गंभीर बात है जिसकी ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और पुलिस के आला अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस दबाव में माहौल को कंट्रोल करने के लिए आनन फानन में बहुत बार निर्दोष आदमी को गिरफ्तार करके बंद कर देती है, और बाद में वो व्यक्ति जब निर्दोष साबित होता है, कोर्ट से नहीं, पुलिस की दोबारा की गई जांच से, तो जिस आदमी ने निर्दोष आदमी को गिरफ्तार किया है, न तो उसके खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई होती है, और जिस व्यक्ति के जीवन के इतने साल आपकी गलती से बर्बाद हो गए, उसको न किसी तरह का मुआवजा देते हैं। मैं सिरोही के ही बल्लूर थाने के एक मुकदमे का मैं जिक्र करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। 2018 में देवासी समाज के एक लड़के को हत्या और लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया। 2018 में हमने थाने का घेराव किया, ये प्रतिपक्ष के उपनेता हमारे प्रभारी मंत्री होते थे। हमने तब कहा कि ये निर्दोष व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, हमारी कोई नहीं सुनी। राज बदला, हमने अशोक गहलोत साहब से विनती की कि ये निर्दोष आदमी को हत्या के मुकदमे में फंसाया गया है, आप इसकी सीबीआई से जांच करवाइए। उन्होंने एसओजी को जांच दी, और एसओजी ने मामले में प्रमाणित किया, और कोर्ट में जाकर 169 में एप्लीकेशन फाइल की कि ये लड़का जो हमने गिरफ्तार किया वो निर्दोष गिरफ्तार किया। अब मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा मंत्री जी से, क्या हत्या के मुकदमे खाली निचले स्तर का अधिकारी गिरफ्तार करता है? क्या एसपी स्तर का अधिकारी इसमें शामिल नहीं होता है? आप जब जवाब दें तो मैं अपना बोलना सार्थक मान लूंगा कि यदि आप इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ घोषणा करते हैं, और जिस बच्चे की जिंदगी के 4 साल आपकी वजह से खराब हो गए, उसको आप क्या मुआवजा सरकार की ओर से प्रदान करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और पुलिस की मांग पर आखिरी बात कहूंगा। पिछले साल 2 डीआईजी रैंक के अधिकारी आपने सिरोही जिले में जांच के लिए भेजे। शराब की तस्करी, अपराधों में पुलिस की मिली भगत, ये वो रिपोर्ट है जो 2 डीआईजी ने आपको दी। आप आपके महकमे के जो अंतरराज्यीय शराब तस्करों से बात करते थे, और उनकी कॉल डिटेल्स इन रिपोर्ट में मौजूद है। 40 लोगों के खिलाफ
आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ऐसे मामलों में जिसको आपने 2-2 डीआईजी रैंक के अधिकारी भेज करके राजस्थान में सुर्खियों में लाया, फ्रंट पेज पे आपने छपवाया, तब कम से कम पब्लिक का इतना डीजल बाला है तो उस पर कार्रवाई तो करो। उन 40 लोगों के जिनकी कॉल डिटेल्स मौजूद है कि दारू के तस्करों से बात करते थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर मैं हमारे चूंकि प्रतिपक्ष के उपनेता ने भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जिक्र किया है, मैं भी राजस्थान की जनता की तरफ से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जोरदार तरीके से राजस्थान में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और पूरे शासन के अंदर एक भय पैदा किया। आज हर अधिकारी बात करते हुए ही सकता है, पैसे लेते हुए ही सकता है, बार्गेनिंग करते हुए ही सकता है। एक वातावरण पूरे राजस्थान के अंदर बनाया कि एसीडी के लोग किसी भी समय पकड़ सकते हैं, और ये नहीं कोई छोटी मछलियां पकड़ी हो। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, भारत सरकार के माननीय सभापति महोदय 32 अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किए और राजस्थान के 103 अधिकारियों को माननीय सभापति महोदय गिरफ्तार किए। और बहुचर्चित मामला आपके ध्यान में होगा, कितना दबाव पड़ा पुलिस के ऊपर कि आरएसएस के निम्बाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, लेकिन पुलिस अड़िग रही, दृढ़ रही, छुपते फिरे और बाद में जाकर के हाईकोर्ट से स्टे लेके आ गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने, अब मैं आपसे विनती कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि एसीडी को ताकत देनी चाहिए। बहुत सी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि एसीडी में एडिशनल एसपी के 60 में से 36 पद खाली पड़े, इंस्पेक्टर के 98 में से 67 पद खाली पड़े हुए, कुल 1197 पद स्वीकृत है, 1157, जिसमें से मात्र 196 लोग कार्यरत हैं। अगर हमारी मंशा है कि हम राजस्थान की जनता को सुशासन उपलब्ध कराएं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध कराएं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जिन जिन लोगों के पद रिक्त है आप उनको भरें, जिससे आने वाले वक्त में सुशासन देने का अपना सपना साकार हो के। एक आखिरी बात जेल के बारे में कह रहा हूं माननीय, हमारी जेल बोझ से दब रही है, जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा उनके अंदर कैदी है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि आप नई जेल बनाएं और जहां जेल के अंदर क्षमता है वहां नए आप बैरक बनाएं, और खूंखार कैदी माननीय सभापति होते हैं, आप उनको कोर्ट में लेकर के आते हैं, कितनी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, और जो दूसरे लोग हैं वो उन खूंखार कैदियों से डर जाते हैं, कई बार बयान भी बदल देते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, वीडियो सिस्टम से सारी जेल को जोड़ो और वीडियो के जरिए ही उनके आप बयान करवाओ, और बहुत अच्छा हो कि जहां जहां आपके पास स्पेस है वहां जेल में ही आप कोर्ट चालू करें, जिससे जो कैदियों के लाने जाने के हजारों रुपए, लाखों रुपए आपके खर्च होते हैं माननीय सभापति महोदय, वो खर्च नहीं हो। और ये जो बार बार बातें आती है, जेल से फला आदमी अपनी गैंग चला रहा है, तो आप उनको इलेक्ट्रॉनिक इक्विप करो जेल को। कैसे मोबाइल वहां पे आप पता नहीं चलता कि मोबाइल अंदर यूज हो रहा है, कैसे जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर ये आप व्यवस्थाएं सारी ठीक करेंगे तो आने वाले वक्त में जेलें भी बेहतर हो सकेगी। जेल में भी हम में से निकले हुए लोग रहते हैं और मानवीय आधार पर उनका संचालन करना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से विनती करूंगा कि इन 3 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से विपरीत परिस्थितियों में आपने राजस्थान की जनता को संभाला है, और आने वाले वक्त में भी मैंने जो सुझाव आपको दिए हैं उन पर आप अमल करेंगे तो आपका और बढ़िया होगा, जनता का भी बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश पूनिया। धन्यवाद सभापति महोदय, पुलिस की इस मांग की चर्चा पर आपने अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, वो पुराना जमाना तो चला गया जब लोग कहते थे कि फलां राजा के राज में घरों के दरवाजे नहीं होते थे। समय बदल गया, लोकतंत्र की व्यवस्था भी कायम हुई, लेकिन आज की इस व्यवस्था में
एक शब्द आता है सिंहावलोकन। शेर भी जंगल में शिकार के लिए जब कई योजन दूर तक जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है कि शिकार की तलाश में कहां तक आ गया। समाज और लोकतंत्र की शासन की इस व्यवस्था में किसी शासन को ये सोचने का, समझने का ये समय है कि इतने वर्षों की